हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने हिस्ट्री के लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। तो स्टार्टिंग हमने कहाँ से की है? एनिसेंट हिस्ट्री से। तो इससे पहले भी हम इस सीरीज के लिए आपकी 3 वीडियोज को मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर किसी को मतलब कि स्टार्टिंग से हिस्ट्री को पढ़ना है तो वो उन 3 वीडियो को रेफर कर सकता है। तो अब अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपका यूपीएससी लेवल का है, एसएससी लेवल का है, या कोई स्टेट पीसीएस है, बैंकिंग है, या आप बोल सकते हो कोई भी ऐसा एग्जाम है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री इंक्लूड होती है, तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब लास्ट में जब भी आप वीडियो को देखते हो और देखने के बाद अगर आपको कोई नई चीज सीखने को मिलती है तो आप उन चीजों को दूसरे, जो भी कोई आपका फ्रेंड है, कोई आपका रिलेटिव है, या कोई भी है जिसको आप का नोन है जो, और वो आपकी अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आप उन चीजों को उसके साथ शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। और वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जाके जरूर बताइए कि आपको वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट है वो पसंद नहीं आया। तो आगे जो आने वाली जो फ्यूचर वीडियोज होंगी तो मैं कोशिश करूंगा उसमें अगर मेरे को सजेशन पसंद आया तो मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलो जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है आपका। तो जैसा देखो, हमने जो हमारे लास्ट 3 लेक्चर हैं अगर आप उनको देखते हो जाके, तो यहां तक का जो ये पोर्शन है आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का, इस पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में क्या बताया था कि जितना भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल इजीली स्टेप बाय स्टेप और एक क्रोनोलॉजिकल वे में पढ़ेंगे। तो ये जो आपको क्रोनोलॉजी गिवन है ये आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से होनी चाहिए। अगर इस क्रोनोलॉजी को आप अगर भूलते हो तो आप चीजों को मतलब कि इतने अच्छे से आगे याद नहीं रख पाओगे। तो वो जो क्रोनोलॉजी है वो हमारे लिए हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको स्टार्टिंग में बताया था हिस्ट्री की 2 आईज हैं, पहली आपकी क्या है? क्रोनोलॉजी, और दूसरी क्या है? ज्योग्राफी। तो इंडिया की जो बेसिकली जो ज्योग्राफी है वो तो हमारे को एक आइडिया हो ही गया है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, सेंट्रल रीजन है वो क्या इंक्लूड करता है। तो वो सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं। तो देखो, आपको एक बार फिर से मतलब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं। तो पैलियोलिथिक एज आपको क्या बताई गई थी? ये थी आपकी 2.5 लाख साल पहले से लेके 10,000 बीसी तक की। मिजोलिथिक एज आपकी क्या थी? 10,000 से लेके 4,000 बीसी। नियोलिथिक एज आपकी क्या थी? 4,000 से 1,000 बीसी। और चालकोलिथिक एज क्या थी आपकी? 2,000 बीसी। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो आपका क्या था? 3 फेजेज में डिवाइड कर देते हैं, बट बेसिकली वो है कहां पर? 3300 बीसी से लेके आपका 1400 बीसी तक। तो अब आपको मैं फिर से एक बार याद बता रहा हूं कि ये आपका जितना भी पोर्शन अब तक हमने डिस्कस किया है ये सारा का सारा आपका पार्ट है हिस्ट्री की प्री हिस्ट्री का। प्री हिस्ट्री इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो जो चीजें आपको बताई गई हैं इन सभी के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं। अब तक हमारे पास इनके लिए कोई भी लिटरेरी सोर्स नहीं है, इसीलिए हम इस हिस्ट्री को क्या बोल रहे हैं? आपकी प्री हिस्ट्री। अब इससे आगे जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी 1400 बीसी के बाद वो आपकी क्या है? पोस्ट हिस्ट्री, या जिसको हम नॉर्मल हिस्ट्री बोलते हैं। और इस हिस्ट्री की आपकी क्या होती है? मतलब कि 3 ब्रांचेज में डिवाइड कर देते हैं, एनिसेंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो यही है आपका। तो जो ये एनिसेंट हिस्ट्री है, अब एनिसेंट के अंदर ये वाला जो पार्ट है जितना भी प्री हिस्ट्री का है वो भी सारा का सारा कहां पे इंक्लूड होता है? हमारा एनिसेंट हिस्ट्री के अंदर ही। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी पोस्ट हिस्ट्री को। इसको पोस्ट हिस्ट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है ही है, आर्कियोलॉजिकल के साथ साथ आपके क्या है? लिटरेरी सोर्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? पोस्ट हिस्ट्री। तो वैदिक एज, अगर कोई मतलब कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वैदिक एज हमारा नॉर्मली बोला जाता है कि ये आपकी 1500 बीसी से लेके आपकी 600 बीसी तक मतलब कि एग्जिस्ट करती है। 1500 से लेके 600 तक। तो 1500 आपका मतलब कि देखो क्या टाइम पीरियड है, जिस टाइम पे हमारी हड़प्पा सभ्यता बिल्कुल मतलब कि अपनी लास्ट फेज के ऊपर थी। 1400 बीसी में ये बोला जाता है कि वहां पर जाके आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन या जो आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो हमारी खत्म हो गई थी। तो वो खत्म कैसे हुई? वो देखो 1500 बीसी में यहाँ पर क्या आ गए थे हमारे पास? वैदिक एज या आर्यन का मतलब कि इंडिया के अंदर एंट्री हो गई थी। तो इसके बारे में भी अलग अलग थ्योरी है, वो देखो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताता हूं आपको। तो अब जो ये वैदिक एज है इसको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला आपका क्या है? अर्ली वैदिक एज, और दूसरा आपका क्या है?
लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज का अगर आप टाइम पीरियड याद रखो तो वो हमारा क्या होगा, पहले जो 500 साल है 1500 से लेके 1000 बीसी, वो हमारे क्या है अर्ली वैदिक एज के। और उसके बाद जो आपका 1000 से लेके जो आपके 600 बीसी है, ये हमारा क्या है, दिस इज योर लेटर वैदिक एज। जैसे देखो हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिवाइड कर दिया था अपनी कन्वीनियंस के लिए कि उसका पहले अर्ली फेज था, फिर उसका मैच्योर फेज था, फिर उसका लेट फेज था। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि ये अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक का मीनिंग क्या है वो दोनों के दोनों आपके वैदिक एज ही वैदिक एज में इंक्लूड होते हैं। बस वो थोड़ा सा मतलब कि समझने के लिए चीजों को कि कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस आते गए जिसकी वजह से हमने इनको डिवाइड किया। तो वो देखो अब आप नेक्स्ट स्लाइड में उसको देख के बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले हमारा वैदिक एज के बारे में आपकी क्या क्या अजम्पशंस हैं। तो अर्ली और लेटर को तो हम मतलब कि नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे हमारे उसमें डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ और सिर्फ एक वैदिक एज का आइडिया लेंगे कि वैदिक एज का मीनिंग क्या होता है। तो ये देखो आपका तो क्रोनोलॉजी आपको बताई दी गई है कि आपकी प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड आपके पास क्या है, आपका प्री हिस्ट्री अगर आप उसको अच्छे से देखते हो तो उसके लिए कोई लिटरेरी सोर्स है ही नहीं, ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। वो 2.5 लाख साल पहले से लेके आपकी 1400 बीसी तक आपकी क्या है प्री हिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। और पोस्ट हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इसके लिए आपके लिटरेरी सोर्स भी हैं अलोंग विद आर्कियोलॉजिकल सोर्स। और ये आपकी स्टार्ट कहां से होती है, वैदिक एज से, या इसको हम क्या बोलते हैं आपका ये, ठीक है, पोस्ट हिस्ट्री वो लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं वैदिक एज की, तो वैदिक एज का मैंने आपको क्या बता दिया कि 1500 बीसी के आसपास इंडिया के अंदर आर्यन की एंट्री होती है। तो ये जो आर्यन है इन्हीं के बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस में पढ़ेंगे। तो वैदिक एज है वो देखो पूरा का पूरा हमें किस चीज के बारे में बताती है, आर्यन के बारे में और वेद के बारे में। तो जो ये आर्यन है, ये आर्यन ये बोला जाता है पर्सन ऑफ हाई बर्थ, कि हम मतलब कि थोड़े से मतलब कि जाति से ही क्या है, थोड़े से ऊंचे हैं। मतलब कि जैसे आपका मतलब कि चलो आगे चल के मतलब कि आपने पढ़ा होगा कि क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है। आपका सबसे पहले ब्राह्मण होता है, फिर शूद्र होता है, फिर क्षत्रिय होता है, उसके बाद आपका वैश्य होता है। तो वो अलग अलग जो ब्रांच डिवाइड किए गए हैं। तो वैसे ही जो ये आर्यन है, आर्यन अपने आप को क्या बताते हैं कि हमारा जो है हम पर्सन्स हैं विद हाई बर्थ, ठीक है। तो आपके जो मतलब कि ये अपने आप को मतलब कि बाई बर्थ ये मानते हैं कि मतलब कि हम थोड़े से उच्च जाति के मानो, या मतलब कि जो थोड़े मतलब कि जो नॉर्मल जो पीपल हैं उनसे हम थोड़ा सा ऊपर हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेद की, तो वेद का मीनिंग क्या होता है, तो वेद का मीनिंग होता है किसी चीज को जानना, या आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी हायर लेवल की होगी है, या आपकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल क्या है पार एक्सीलेंस है। बिल्कुल बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए किसी बंदे को। अब देखो यहाँ पर वैसे बताना तो नहीं चाहिए बट फिर भी मतलब कि क्या बोला जाता है, अगर कोई बंदा यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है, यूपीएससी का मीनिंग क्या है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसको क्लियर करने के बाद आपने सुना होगा आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, या आपका आईएफएस बन गया। तो वो देखो सभी पेपर के लिए आपको क्या होता है, यूपीएससी को क्लियर करना होता है। तो यूपीएससी की तैयारी के बाद जो मोस्टली जो फैकल्टी हैं, जहां पर भी आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाते हो, तो वो आपको क्या बोलते हैं कि जब भी आप यूपीएससी के लिए तैयारी करते हो, आपने 1 साल 2 साल 3 साल, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो वो तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो उसमें तो फिर किसी को मतलब बताने की जरूरत नहीं कि हमने क्या अचीव किया क्या नहीं किया। बाई चांस अगर किसी बंदे का सिलेक्शन नहीं हो पाता है तो वो अपनी लाइफ में उन 3 या 4 साल जिसमें उसने तैयारी की है वो उसके लिए अपने मन में कोई भी रिग्रेट नहीं रखेगा। रिग्रेट नहीं रखने का मीनिंग क्या है, उसको ये नहीं लगेगा कि यार मैंने 3 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत की और मेरे को सीखने को कुछ नहीं मिला। क्योंकि ये एक ऐसी तैयारी है, इसमें बंदा है जो वो एक बिल्कुल मतलब कि अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच जाता है। अलग लेवल का मीनिंग क्या है, उसका जो चीजों को देखने का नजरिया है, चीजों को सोचने का नजरिया है, वो बिल्कुल जो आम आप मतलब कि जो एक नॉर्मल इंसान है उससे थोड़े से मतलब कि चेंजेस पे चला जाता है। तो सेम आप बोल रहे हो कि उसकी नॉलेज है वो मतलब कि थोड़ा सा हायर लेवल पे चली जाती है। तो सिमिलरली जो ये आर्यन है ये भी यही बोलते थे कि जिसको वेद की नॉलेज है वो क्या है, सुपीरियर नॉलेज है, उसकी जो नॉलेज है वो बिल्कुल क्या है, पार एक्सीलेंस है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर अब देखो मेनली यहां पर क्या बोला जाता है कि इनका जो ओरिजिन है आर्यन का वो कहां से हुआ। तो ओरिजिन का मीनिंग क्या है भाई, ये जो सबसे पहले ठीक है हमारे इंडिया के अंदर तो ये कब आए थे, 1500 बीसी में आए हैं। लेकिन ये तो है नहीं कि मतलब ये इंडिया के अंदर आए तभी इनका ओरिजिन हुआ है। ओरिजिन तो उससे पहले ही हुआ है ना। और ओरिजिन का मीनिंग क्या है कि वो मूल प्लेस क्या है उनका। जैसे आपसे बोला जाता है कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, नेटिव का मीनिंग क्या है, आपका जन्म कहां पे हुआ था। तो सेम बेसिकली यहां पर हम वो पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहां पे हुआ। अभी हम ये नहीं देख रहे हैं मतलब कि वो कौन से साल में हुआ
या कब हुआ, उस चीज के बारे में तो मतलब कि आगे वाली स्लाइड से उनमें पढ़ा जाएगा। यहाँ पर हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं कि ये बेसिकली किस प्लेस के ऊपर इनका ओरिजिन हुआ, तो वो प्लेस देखना चाहते हैं हम। तो आपके एक हिस्टोरियन है मैक्स मुलर, उन्होंने क्या बताया कि जो आपका सेंट्रल एशिया का रीजन है, सेंट्रल एशिया का मीनिंग आज के दिन जो आपके कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तो वो वाला जो एशिया का रीजन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एशिया। तो बोलते हैं कि वहां पर इनका जन्म हुआ। उसके बाद जो दयानंद सरस्वती जी हैं, तो ये आपको पता ही होगा, हमारे इंडिया के अंदर एक बहुत ही बड़े फिलोसफर थे और आपका एक आर्य समाज बना हुआ है। आर्य समाज, किसी बंदे ने अगर उसका नाम सुना हो तो उसको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जहां पर यज्ञ का बहुत ही ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंस दी जाती है। जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मतलब कि बिल्कुल चौकी रखते हैं, या जो भी अगर कोई इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है। और दयानंद सरस्वती जी ने क्या बताया कि जो हमारा ये आर्यन है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, तिब्बत में। अब तिब्बत कहाँ पे है, आज के दिन तो तिब्बत एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तिब्बत को क्या किया, चाइना ने आपका कैप्चर कर लिया है, और वहां के जो मतलब कि जो उनके धार्मिक गुरु थे या जो आध्यात्मिक गुरु थे, जो दलाई लामा है, वो आज के दिन हमारे इंडिया में ही मतलब कि रहते हैं एज ए आपका माइग्रेंट। माइग्रेंट का मीनिंग क्या होता है, उनको वहां से देश से मतलब भगा दिया गया, तो वो एज ए माइग्रेंट हमारे देश में रहते हैं। ठीक है, तो अब देखो दयानंद सरस्वती की बज्जी के बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ो, तो मैं ज्यादा नहीं डिटेल में जा रहा, सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि मतलब कि ये देखो इनकी जो डेथ है वो कैसे हुई। तो जन्म तो ठीक है सभी को पता ही होगा, आपने मतलब पढ़ा ही होगा। तो इन्होंने क्या था, ये किसी राजा के दरबार में गए हुए थे, तो इन्होंने राजा को क्या बोला, वहां पर एक मतलब कि कोई लेडी थी जो आपकी डांसर थी, तो वो डांस कर रही थी। तो इन्होंने राजा को क्या बोला कि आप एक काम करो, मतलब कि इन चीजों से हटके, जो ये सभी मोह माया की चीजें हैं, आप इनसे हटके आप मतलब कि धर्म के लिए कहीं पर मतलब कि आप अपना उन चीजों के लिए काम करो अपना। तो वो डांसर थी, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो लोकल कुक थे, कुक के साथ मिलके उसमें मतलब कि जहर मिला के इनको पिला दिया था। तो तब जाके मतलब कि आपके जो ये दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी डेथ हुई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अगर आप इनके बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप जाके वो पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आपका मतलब कि जो मेनली इनका जो नाम है वो आर्य समाज से रिलेटेड है, मतलब कि इन्होंने इसकी आप बोल सकते हो स्टार्टिंग की थी आर्य समाज की, तो इसीलिए हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो जाते हैं। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर का देख लिया, दयानंद सरस्वती का देख लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके, वो है आपके बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जो है आपके, उन्होंने ये बताया कि जो आपका आर्कटिक रीजन है वहां से क्या हुआ है, आर्यन का ओरिजिन हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसी दास, ये भी हमारे एक हिस्टोरियन है, इन्होंने भी आपके मतलब कि बहुत सी हिस्ट्री की बुक्स लिखी हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जो आर्यन का ओरिजिन है ना, वो सप्त सिंधु से हुआ। अब ये सप्त सिंधु क्या है, तो सप्त सिंधु का मीनिंग क्या है आपका, ये आपकी 7 नदियां होती हैं सिंधु के साथ सहायक। तो वो आपको मैं आगे आने वाली जो स्लाइड्स होंगी उनमें बिल्कुल बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सी वो 7 नदियां हैं और ये रीजन कौन सा है आपका सप्त सिंधु का। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं मैकडोनल्ड और आपके जो गिब्स हैं, ये भी आपके मतलब हिस्टोरियन ही हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो आपके ओरिजिन है इनका वो क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये भी आपकी यूरोपियन कंट्री है आपकी। और सबसे लास्ट में बेल्फी भी एक हिस्टोरियन है, उन्होंने क्या बताया कि जो रशियन के स्टेप्स हैं, स्टेप्स बेसिकली क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं आपके, मतलब कि अगर आप ज्योग्राफी को अगर आपने पढ़ा है, आपके सवाना होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो अलग अलग मतलब कि ज्योग्राफिकल रीजन बताए गए हैं। तो वैसे ही स्टेप्स आपका मीनिंग क्या होता है, घास के मैदान, बहुत ही ज्यादा एरिया में जहां पर घास ही घास आपको मिलती है। तो रशियन स्टेप्स में इनका क्या है, ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग हिस्टोरियन के क्या है, अलग अलग व्यूज हैं। तो इन सभी हिस्टोरियन के व्यूज को देखते हुए हमारा जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड है वो आपका क्या है, ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया का मीनिंग क्या हो गया, 2 कॉन्टिनेंट मिला दिए इसने यहाँ पे। सबसे पहला आपका यूरोप प्लस एशिया, यूरोप और एशिया के जो ग्रेट स्टेप्स है ना, वहां पर इनका जन्म माना जाता है आपका यूरोप। ठीक है, तो अब अगर हम देखो उसको मतलब कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, तो आप वो रीजन को मैप में देख सकते हो। तो ये आपके सामने वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर आपका जो साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका कनाडा वाला रीजन है वो दिखाई नहीं दे रहा है हमारे को। बाकी जो कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट अफ्रीका देखो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो, ये रहा हमारा इंडिया। अब देखो वर्ल्ड मैप को मैं आपको सजेशन एक जरूर देना चाहूंगा कि अगर आप कभी भी वर्ल्ड मैप में कोई चीज देखना चाहते हो तो उस चीज को आप क्या करो, इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो। आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो इंडिया के रिस्पेक्ट में कहां पर लाई करती है आपकी। तो ये देखो इंडिया को दिखाया गया है, मतलब कि आपकी इंडस रिवर हो रही है यहाँ से फ्लो, तो ये अफगानिस्तान वाला रीजन हो गया, ये ईरान हो गया, ये हो गया। तो वो आपके देखो ये स्टेप्स दिखाए गए हैं, ये तो क्या है ईस्टर्न स्टेप्स, ये क्या है आपके वेस्टर्न स्टेप्स।
और ये देखो आपका हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी आपके मतलब वहां से, ये आपका यहाँ पे हो गया तिब्बत। तो देखो जो अलग अलग आदमी थे उन्होंने मतलब जो अलग अलग हिस्टोरियन थे या जो अलग अलग पर्सनैलिटी थी, उन्होंने अपने अलग अलग व्यू दिए हैं। तो जो सबसे जो बेस्ट व्यू माना गया है वो आपका ये यूरोप का हो गया, ये आपका एशिया का हो गया। तो ये रीजन ऐसा माना जाता है कि इस रीजन से क्या हुआ है, इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। और 1500 बीसी में ये देखो यहां से चलते 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 आपका क्या हुआ, इंडिया के अंदर इन्होंने यहां से एंट्री की। तो सेम वही है आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन, बताया ही था आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में। तो वहां पर आपको क्या बताया गया था कि देखो नॉर्थ से तो हमारे ऊपर कोई भी मतलब कि पॉसिबल है ही नहीं, आपके जो वाटर रूट है वो इतने ज्यादा डेवलप थे नहीं, तो इसीलिए मतलब कि आप बोल सकते हो कि ठीक है यहाँ से भी मतलब कि नॉर्मली मतलब कि आप कोई भी आदमी है वो हमारा एंट्री नहीं करेगा। यहाँ पर आप राजस्थान में बिल्कुल अगर हम बात करते हैं वेस्ट की, तो राजस्थान में आपका इतना ज्यादा रेगिस्तान है। चलो उस टाइम पे रेगिस्तान नहीं होता था, रेगिस्तान भी आपका बाद में बनाया है, ठीक है। तो वो देखो पहले तो यहाँ पर नदी भी बहती थी, वो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, तो उससे आपको बहुत चीजें और नई चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ इस स्लाइड में इतना देखा कि आपके आर्यन का ओरिजिन कहां पे हुआ, तो वो आपका क्या है, स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। तो ये यूरेशिया हो गया, ये देखो ये आपका यूरोप का रीजन है और ये आपका एशिया का रीजन है। तो इन दोनों को मिला के जो ये स्टेप्स बने हैं यहाँ पे, तो इसमें देखो आपका सेंट्रल एशिया भी इंक्लूड हो गया। तो वही चीज आपको यहाँ पे बताई गई है। अब देखो बात करते हैं वैदिक एज के बारे में। तो बेसिकली देखो आपका वैदिक एज का क्या माना जाता है कि जो आपका सेंट्रल एशिया है, माइग्रेशन हुआ वहां से इनका, आर्यन का, सेंट्रल एशिया से किस साइड, टू दी साउथ ऑफ एशिया एंड टू दी यूरोप। ये देखो आप लास्ट स्लाइड में देखो एक बार, यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है कि सेंट्रल एशिया में ऐसा माना जाता है ये बिल्कुल रहते थे आपके। तो वहां से कुछ बंदे तो क्या हुए, ये है आपका वो सेंट्रल एशिया का रीजन। तो इस सेंट्रल एशिया से कुछ तो क्या हुए, यूरोप की तरफ चले गए, और कुछ आपके क्या हुए यहाँ पर ईस्ट की तरफ आ गए। तो वो जो बंदे आर्यन यहाँ पर एंट्री हुई, तो देखो वहां से, यहीं से एंट्री मानी जाती है इनकी, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये, तो जब ये यहाँ पे मतलब कि देखो इन्होंने चलना स्टार्ट किया, तो नियरली ये बोला जाता है कि 2000 से लेके जो 1500 बीसी वाला टाइम पीरियड है, वहां से इन्होंने स्टार्ट कर दिया था सप्त सिंधु वाले रीजन में सेटल होना। अब ये सप्त सिंधु क्या है, सिंधु नदी है, तो उसकी मतलब कि टोटल आपकी सिंधु नदी को मिला के 6 और सहायक नदियां हैं, जिनको मिला के जो रीजन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंधु रीजन। और सिंधु रीजन अगर आप मैप में देखना चाहोगे तो आज के दिन का जो आपका प्रेजेंट अफगानिस्तान है, प्लस आज के दिन का पाकिस्तान का कुछ रीजन, जैसे पाकिस्तान का पंजाब, प्लस हमारे इंडिया का पंजाब। अब देखो पंजाब हमारे इंडिया में नहीं है, वो पाकिस्तान में भी लाई करता है उसका कुछ रीजन। वो पार्टीशन के टाइम पे कुछ पंजाब में, पाकिस्तान में चला गया था, कुछ हमारे इंडिया में रह गया था, तो वो वाला रीजन, प्लस हमारा जो हरियाणा रीजन है आज के दिन का, और उसके बाद आपका थोड़ा बहुत रीजन जो आपका मतलब कि आप बोल सकते हो कि वेस्ट यूपी या जो राजस्थान का मतलब कि थोड़ा थोड़ा रीजन वो इंक्लूड है। तो ये सारा जो रीजन मिलके बनाता है ये आपका बनता है सप्त सिंधु रीजन, ठीक है। तो इसके बारे में आपको चलो नेक्स्ट स्लाइड में जब मैप में देखोगे तो और भी अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अब जो ये सप्त सिंधु है, तो सबसे पहली रिवर तो क्या होगी आपकी, इंडस रिवर या खुद सिंधु नदी, दूसरी रावी, ब्यास, झेलम, चिनाब, सतलुज और आपकी सरस्वती। और ये सरस्वती देखो आपकी एनिशिएंट टाइम में ये बोला जाता है कि ये नदी एग्जिस्ट करती थी, लेकिन आज के दिन ये नदी नहीं है। क्यों नहीं है, ठीक है, मतलब कि कुछ एरिडिटी हुई होगी जिसकी वजह से सूख गई या जो भी कुछ है, बट अगर आप कोई भी एनिशिएंट डॉक्यूमेंट उठा के पढ़ते हो तो वहां पर हमारी क्या है, गंगा यमुना सरस्वती। तो ये सरस्वती भी आपकी एग्जिस्ट करती थी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक वेद के बारे में इसके लिए मतलब कि आप जो स्टोरीज पढ़ोगे या मतलब कि आपकी जो मतलब कि उनको भजन बोल सकते हैं हम, आपका मतलब कि गीत या मतलब कि वो कविता तो नहीं बोल सकते, तो वो आपका मतलब कि वेदों के अंदर लिखी गई है, तो उसको आप मतलब कि एक वो रिलीजियस डॉक्यूमेंट हो गया, तो आप उसको मतलब कि एज ए स्तुति के टाइप पे मतलब कि भजन बोल सकते हो, सरस्वती नदी के ऊपर बना हुआ। तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ जी पास्ट टाइम में सरस्वती नदी है वो हमारी एग्जिस्ट करती थी। अब देखो इन्होंने, ठीक है, सेंट्रल एशिया से हमारे यहाँ पे आर्यन आ गए। अब कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई इन्होंने यहाँ पे आके इन्वेड कर दिया हमारे को। इन्वेड का मीनिंग क्या है, आक्रमण किया और हमारे ऊपर कब्जा कर लिया, नहीं, लेकिन मतलब कि ये क्या है, ये एक इन्वेजन नहीं है, इट इज नॉट इन्वेजन, बट इट इज ए वेव आफ्टर वेव ऑफ माइग्रेशन।
वो क्या थे वहां पर, ठीक है, मतलब उनको इतना ज्यादा मतलब कि सोर्सेज नहीं थे, पॉपुलेशन उनकी बढ़ रही थी या जो भी कुछ है, तो उन्होंने क्या किया, वहां से माइग्रेट करना स्टार्ट किया। और अब ये माइग्रेशन ही तो होगा हमारे इंडिया के अंदर भी, अगर आप देखते हो पहले क्या था आपका सब सिंधु रीजन, इसी रीजन के अंदर रहते थे, लेकिन पीपल फिर क्या हुआ, जब यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, जो भी कुछ उनको लगा, तो वो क्या हुए, यहाँ से माइग्रेट होके आपके आगे की तरफ गंगा नदी वाले रीजन के अंदर, इस इंडिया के अंदर आपका साउथ के अंदर, तो उन्होंने वो रीजन क्या किए, वहां पर जाके माइग्रेट हो गए वो। तो वो आपका माइग्रेशन था इनके लिए भी। ये बोला जाता है कि आर्यन ने आके हमारे ऊपर यहाँ पर कोई भी इन्वेजन नहीं किया, उन्होंने क्या किया है, सिर्फ अपने आप को माइग्रेट किया है, ठीक है। अब उसके बाद मतलब कि क्या है, वो छोटे छोटे मतलब कि स्लोली आपके आते गए और आपका कंकोर करते गए। कुछ ये बोलते हैं कि उन्होंने मतलब कि यहाँ पर जितने भी जो मतलब कि आपके रीजन थे उनको जीतते गए, या मतलब कि बट बेसिकली कहने का मीनिंग क्या है कि उन्होंने पूरे जो आपका नॉर्दर्न इंडिया है उसको कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करने के बाद यहाँ पर जितने भी जो कनकोर्ड नेटिव थे, जो यहाँ पर पहले से रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के थे या जो भी यहाँ पर पहले से रहते थे, तो उन नेटिव्स को उन्होंने क्या बोल दिया कि ये दास हैं, क्या दासियु। तो ये आप ये वर्ड याद रखना। तो दास का मीनिंग जो ये दास है, ये वर्ड कहां से निकल के आता है, तो जब इन्होंने आर्यन ने इंडिया के अंदर अटैक किया, तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जितने भी जो नेटिव थे, जिनको इन्होंने कन्क्वेर किया, जिनके ऊपर इन्होंने विजय प्राप्त की, तो उनको इन्होंने क्या बोल दिया, दीज आर दास, ठीक है। तो ये स्लाइड सब आई होप आपको एक अच्छे से आइडिया होगा कि आपके आर्यन कैसे हमारे इंडिया के अंदर आए, वो इन्वेजन था या आपका माइग्रेशन था, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। अब देखो हम बात करते हैं कि ठीक है जी, आपने बोल दिया सर मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो है ही हैं, बट उसके साथ साथ यहाँ पे लिटरेरी सोर्स भी हैं। तो वो लिटरेरी सोर्स हमारे कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में अब यहाँ पे डिटेल में हम एक बार थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लेंगे। तो आप देखते हो कि जो भी ये आर्यन है, इनकी सारी की सारी नॉलेज कहां से मिली है इनको, वेद से, वेदों से, और स्पेशली मतलब कि किस वेद को फॉलो करते हैं, ऋग्वेद को। तो ये 1500 से लेकर जो 1000 BC वाला पीरियड है, जिसको हम बोलेंगे अर्ली वैदिक पीरियड। तो ये जो अर्ली वैदिक एज है, एज बोलो या इसको या पीरियड बोलो, तो इस एज में आपको क्या है, सिर्फ ऋग्वेद के बारे में बताया जाएगा। बाकी जो लेटर वैदिक एज है, उसके अंदर के जो बाकी के जो तीनों आपके वेद बच गए वो, और उसके बाद आपके जो उपनिषद हैं, उसके बाद आपके जो पुराण हैं, वो सारे मतलब कि वहां पर लाई करते हैं। तो ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि भाई इनकी जो जितने भी वेद हैं, लैंग्वेज कौन सी है, तो लैंग्वेज है इनकी संस्कृत, ठीक है। बाद में इनको अलग अलग लैंग्वेज में संस्कृत से ट्रांसलेट करके आपकी अलग अलग लैंग्वेज में इनको लिख दिया गया, ताकि जो लोकल पीपल हैं, जो आम आदमी है, वो भी इनको समझ पाए। उसके बाद आपके यहाँ पर और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं, वेद के बाद उपनिषद भी हैं। तो टोटल उपनिषद आपके कितने हैं, 108, 108 हैं। और पुराण की अगर हम बात करते हैं तो वो आपके 18 हैं, ठीक है। तो 3 वेद, 108 उपनिषद और 18 पुराण। तो ये सभी मिलके आपके क्या करते हैं, लिटरेरी सोर्स बनाते हैं, और ये सारे के सारे आपके क्या हैं, आपके रिलीजियस ही बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। बट देखो अभी किस किस चीज के बारे में बताते हैं। तो अगर हम वेदों की बात करते हैं, तो वेदों में तो आपको जो मिलता है वो नेक्स्ट स्लाइड में देखोगे आप। यहाँ पर हम सिर्फ एक बार उपनिषद और पुराण के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं। तो जो आपका वर्ड है उपनिषद, उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, टू सिट नियर समवन, इसी के पास में बैठना, और वो जो भी कुछ बोल रहे हैं उन बातों को अच्छे से सुन के आपकी मतलब की नॉलेज को गेन करना। तो ये है आपका टू सिट नियर समवन, उपनिषद, ठीक है। अब ये उपनिषद हमारे को बताते किस चीज के बारे में है, तो आपके जितना भी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है और आपकी जो फिलोसफी है, तो उन चीजों के बारे में आपकी उपनिषद के बारे में लिखा गया है। और जो आपके पुराण है वो आपको किस चीज के बारे में बताते हैं, हिस्ट्री, इतिहास के बारे में। आपकी जीनियोलॉजी, आपका जो वंश क्रम है वो क्या है। जैसे आपने देखा होगा कि मतलब कि मैं हरियाणा में तो बिल्कुल डेफिनेटली बता सकता हूँ, हरियाणा से ही मैं आपका बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि हमारे मतलब कि जो पंडे होते हैं, जो आपके जो गढ़ गंगा बोलो या गढ़ मुक्तेश्वर नाम की एक जगह है यूपी के अंदर, तो वहां पर क्या होता है, उनके पास हमारा पूरा मतलब कि जो हिस्ट्री आप बोलो उसका पूरा वंश बताया जाता है कि आपके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, उनके बाप का नाम ये है, उनके बाप का नाम ये है। तो मीन्स आपका जो वंश है वो कहां से स्टार्ट हुआ था, तो वो 1 बाय 1 आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, वो सारी बता सकते हैं। तो सेम वही है यहाँ पर भी। तो इन्होंने भी क्या किया, उस वंश क्रम को ही बताया, जीनियोलॉजी को। उसके बाद यहाँ पर फिलोसफी के बारे में भी थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिलती है, और कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान। तो ये देखो आप देख सकते हो कि हमारा जो इंडिया के अंदर आपका जो अर्ली वैदिक एज है, 1000 BC से लेके 600 BC वाला एज,
वहीं पर भी हम देखो कहां पर ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, जो आज के दिन भी मतलब कि बहुत से जो साइंटिस्ट हैं, हम आज के दिन 2022 में खड़े हैं, वो उनके लिए भी मतलब कि क्या है, एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो आज के दिन भी उनके बारे में पढ़ रहे हैं। और ये देखो पुराने टाइम में उस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मतलब कि हमारे को जो विश्व गुरु बोला जाता है, तो वो इन्हीं चीजों की वजह से बोला गया है हमारे को। तो हमारी जो नॉलेज है वो देखो कितनी मतलब कि वो वास्ट बोल सकते हो आप, लेकिन ठीक है वो टाइम बोल सकते हो आप। एक टाइम में आने के साथ साथ क्या हुआ, हमारी इस नॉलेज को हटा के हमें इंग्लिश की तरफ धकेल दिया गया स्कूलों के अंदर, या जो भी कुछ है वो एक चलो एक मतलब कि फेज होता है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो भी आपके मतलब लेक्चर आएंगे उनमें। तो मुंडका उपनिषद, अब ये देखो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्या है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है, तो उसके ऊपर आपको लिखा हुआ मिलता है सत्यमेव जयते, सत्य की सदा जीत होती है। तो ये आपका क्या है, एक उपनिषद ही है, जो क्या है उसके अंदर मुंडका उपनिषद है, उसका पर्टिकुलर मतलब कि जो नेम है, तो वहां से आपका ये लिया गया है। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेदों की। तो वेद हैं आपके टोटल आपके 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपका अथर्ववेद। तो जो आपका ऋग्वेद है वो आपको बेसिकली देखो सारे के सारे वहां पर भजन मिलते हैं आपको, हिम्स, प्रेयर हिम्स। तो इसी में मतलब कि आपका जो सरस्वती नदी है उसके बारे में, नदियों की स्तुति के बारे में एक भजन बताया गया है। तो उसमें सरस्वती को बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो आप ये जाके पढ़ सकते हो। तो जब इसमें लिखा गया है बाकी सभी नदियां एग्जिस्ट करती हैं, देखो वो बात अलग है कि ऋग्वेद में टोटल आपकी मतलब कि 10 नदियों का, ओनली 10 रिवर्स का जिक्र किया गया है। तो उसमें गंगा भी एक है, यमुना भी एक है, तो गंगा यमुना, और उसके बाद ये आपकी 7 ये मतलब कि टोटल ये हो ही गई, 7 और 2 9, और एक नदी और है वो शायद लूनी रिवर है आपकी, जो राजस्थान के अंदर से फ्लो करती थी, वो भी आज के दिन आपकी विलुप्त हो चुकी है। जैसे आपकी सरस्वती है ये विलुप्त होगी, तो वो भी आपकी विलुप्त हो चुकी है। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि जो जिस टाइम पे ये जो अर्ली वैदिक वाले पीपल थे ऋग्वेद के टाइम पे, इनको सिर्फ मतलब कि हमारा जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है इंडिया का, उसी के बारे में पता था, ये उससे आगे बढ़े ही नहीं थे। थोड़ा सा अगर आगे बढ़े थे तो इन्होंने क्या था, गंगा नदी और यमुना नदी के बारे में थोड़ा सा देख लिया था। बट इनका जो आगे प्लेन है, वो जो हमारा सेंट्रल इंडिया है, हमारा जो साउथ का इंडिया है, या जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, तो उसके अंदर तो ये अब तक गए ही नहीं थे। इनको सिर्फ किस चीज के बारे में पता था, यहीं तक ये आपके सीमित थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो सामवेद है आपका, वो बेसिकली हमें किस चीज के बारे में बताता है, चांट एंड म्यूजिक। एक तो आपका संगीत के बारे में, और दूसरा आपके जो जितने भी मंत्र हैं उनके बारे में बताता है। उसके बाद हमारा यजुर्वेद है, तो यजुर्वेद आपको बताता है यजन, आपका जो यज्ञ होता है, यजन को मतलब वैसे इंग्लिश में इसको यजन लिखा जा रहा है, वैसे ये यज्ञ है आपका। आपके जितने भी रिचुअल हैं, रस्म या रीति रिवाज होते हैं कि भाई सबसे पहले ये करो, जो देखो वो अलग अलग धर्म के लिए आज के दिन तो हमारे अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन उस टाइम पे मेनली क्या था, आप इसको हिंदू धर्म भी बोल सकते हो। तो उसके जितने भी रिवाज हैं वो सारे के सारे आपको कहां पर देखने को मिलते हैं, यजुर्वेद के अंदर। और उसके बाद जितनी भी आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस है वो भी सारी आपको कहां पे देखने को मिलती है, इसी वेद के अंदर। और सबसे लास्ट आपका क्या है, अथर्ववेद। तो इसमें आपका बेसिकली क्या बोला जाता है, जितनी भी जो बुराइयां हैं या जो आपकी, जैसे मतलब कि अगर मैं इसको बोलना चाहूं तो जो बोलते हैं ना कि टूना टोटका, जादू टोना या जो भी कुछ है, तो उन वैसी चीजों के बारे में सारा का सारा इसके अंदर, उसके क्या क्या स्पेल्स होते हैं, आप किसी को कैसे वश में कर सकते हो, या जो भी चीजें हैं, या वो जो सारी चीजें हैं वो इसके अंदर लिखी हुई हैं। और सबसे लास्ट में इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको मेडिसिन के बारे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो जो आपके जितने भी ये वेद हैं, इन वेदों को क्या है, मंडल्स में डिवाइड कर दिया गया है कि भाई मतलब ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं, तो वो 10 मंडल बोलो उनको, या उनको चैप्टर बोलो या डिवीजन बोलो। आज के दिन हम क्या बोलते हैं, ये भाई मैथमेटिक्स की जो आपकी 6th क्लास की बुक है उसके अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं। तो वैसे ही मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि भाई ऋग्वेद के अंदर टोटल आपके 10 मंडल हैं। तो मंडल का मीनिंग और कुछ नहीं है, वो आपका एज ए चैप्टर ही है। ठीक है, तो उसमें से जो 8वां चैप्टर है उसमें आपका क्या है, सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है आपको। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं तो आपका जो 3rd मंडल है ऋग्वेद का, उसमें से ही हमारा जो गायत्री मंत्र है, तो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है गायत्री मंत्र, तो वो आपका यहां से लिया गया है। और ये मतलब कि आपकी सावित्री मतलब कि हमारी कोई गॉडेस है, जो जिसके बारे में वो क्या करता है, उसकी प्रेयर बोलता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जो भी आप, अगर किसी को पता है तो वो ठीक है, नहीं पता तो वो देखना चाहता है तो वो देख सकता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो गायत्री मंत्र हमारा कहां से लिया गया है, 3rd मंडल ऑफ ऋग्वेदा। तो ये मंडल आपका क्या है, 3rd चैप्टर से लिया गया है वहां पे उसके। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज हमने देखो सभी के बारे में, वेद क्या है,
कौन कौन से हैं, किस किस चीज के बारे में बताते हैं, आपके पुराण कितने हैं, आपके उपनिषद कितने हैं, और वो किस किस चीज के बारे में आपको एक बेसिक आइडिया देते हैं। तो वो सारी चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं। अब अगर कोई बोले कि सर मतलब कि जो टोटल वैदिक लिटरेचर है उसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर आप इसको देखते हो तो पहला तो आपका क्या है, श्रुति, और दूसरा क्या है, स्मृति। श्रुति का मतलब क्या है, ओरली ट्रांसफर, जितने भी नॉलेज है। जैसे देखो, श्रुति वाज गिवन बाय गॉड्स टू सेजेस, जितने भी साधु संत थे उनको उन्होंने क्या किया, दे दी वो नॉलेज, और इन्होंने इस नॉलेज को क्या किया, ओरली आपका ट्रांसमिट कर दिया नेक्स्ट जनरेशन तक, जितनी भी नॉलेज इनको मिली। लेकिन आपकी जो स्मृति है, याद रखने लायक, ये आपकी क्या है, स्मृति को वैसे मतलब याददाश्त ही बोलते हैं। तो ये स्मृति आपकी क्या है, ये कंपोज की गई ऋषि और मुनियों के द्वारा। जैसे आपका ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद के बारे में क्या बोला जाता है, अगर आप नेट के ऊपर जाके सर्च करोगे कि ये किसने लिखा, तो यहां पर आपका नाम मिलता है महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास जी ने क्या किया, ऋग्वेद को कंपाइल किया। यहां पर आपको एक वर्ड मिलेगा, वो वर्ड क्या है, कंपाइल। इन्होंने सिर्फ उसकी कंपाइलेशन की। कंपाइलेशन का मतलब क्या है, कोई चार चीजें एक यहां पे रखी हुई है, दूसरी यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, तो अगर मैं इन चारों को एक जगह पे उठा के कंपाइल कर देता हूं, एक मतलब कि उसी जगह पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन बोलते हैं। तो ऋग्वेद की जो कंपाइलेशन है वो किन्होंने की, वेद व्यास ने। तो आप ये देखो, यहां पर देख भी सकते हो कि भाई स्मृति का मीनिंग क्या है, कंपोज बाय ऋषि। इन्होंने मतलब कि इसको क्या किया, मतलब कि कंपाइल कर दिया, कंपोज कर दिया एक जगह पे। तो जितने भी आपके ऋषि या जो आपके साधु संत थे उन्होंने क्या किया, उसको स्मृति को एक जगह पे कंपाइल कर दिया। अब देखो, अगर कोई बंदे के माइंड में आ सकता है कि सर ये जो एपिक्स हैं, जितने भी मतलब कि आपके जो वैदिक एज के अंदर ये जितने भी आपने बताए अभी अभी, वेद, उपनिषद, पुराण, हम इनको पढ़ते क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर आपने जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहां पर आपने क्या देखा कि वहां के जो पीपल थे उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी। तो उन सभी के बारे में हमें आइडिया मिलता है। और वो कैसे मिला, सिर्फ और सिर्फ उनके आर्कियोलॉजिकल सोर्स को देख के। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि जो वैदिक एज के पीपल थे उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, मतलब कि कहां तक उनका एक्सटेंशन था, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी कल्चरल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उनकी रिलीजियस, पॉलिटिकल। तो अगर आप उन पीपल की मतलब कि सभी इन चीजों के बारे में एक आइडिया लेना चाहते हो तो आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, जितने भी आपके वेद हैं। बट ठीक है, आप पढ़ो या ना पढ़ो, मतलब वो तो वैसे इसकी इंपोर्टेंस के बारे में बताया गया है। तो ये यहीं पर आज हम हमारे लेक्चर को खत्म करते हैं। देखो मतलब कि क्या होता है, लेक्चर की कल वाले जो लेक्चर की जो लेंथ है वो आपकी 50 मिनट पे पहुंच गई थी। तो अब कोशिश करेंगे कि लेक्चर को मतलब कि 20 से लेके 25 मिनट में ही उसको कवर कर दें। अब एक चीज तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, देखो इतना तो लेक्चर आपको सुनना ही पड़ेगा। अब अगर हम इससे भी कम लेंथ कर देंगे तो फिर वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा लेक्चर आपका, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे लेक्चर में अगर हम हिस्ट्री को कवर करना चाहते हैं तो फिर वो आप बोलोगे सर आपने एनिसेंट हिस्ट्री को कितने 60 लेक्चर में खत्म किया है। तो 60 लेक्चर आप मतलब कि टाइम पीरियड मत देखो, अगर हम इसको मतलब 20 से लेके 25 लेक्चर में भी खत्म करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नियरली 25 से लेके 30 मिनट की लेंथ तो आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे से मैं भी ध्यान रखूंगा कि आपकी वीडियो की लेंथ 50 मिनट, 55 मिनट या 60 मिनट ना जाए, तो वो भी थोड़ा बोरिंग हो जाता है उस चीज को सुनना लगातार कंटिन्यूअस में एक जगह पे बैठ के। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी सीटिंग अच्छी होती है जो इसको अच्छे से सुन पाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही। अब अगर आपको इस लेक्चर को पढ़ के कुछ भी सीखने को मिला है तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या आपको कोई पीडीएफ डाउनलोड करनी है इन नोट्स से रिलेटेड, तो एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है GS by NS। आप वहां पे जाके सभी की सभी जो ऊपर वाली जो ये जो वीडियोज आपको दिखाई गई हैं इनकी PDF आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।